आप सभी का लोअर क्लास में स्वागत है। आज हम आपके लिए भारत का संवैधानिक विकास जो टॉपिक है हमारा चल रहा है उसके अंतर्गत 1793 का चार्टर एक्ट लेकर आए हैं। सबसे पहले सभी जो विद्यार्थी हैं उन सभी को हमारी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम सा। जो भी कुछ है सभी विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े और पहली वीडियो अगर आपने हमारी नहीं देखी है तो उनको देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपको इस प्रकार से बताएंगे कि जो 1793 और 1813 का जो चार्टर एक्ट अधिनियम थे, 1793 और 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम थे, इसके बाद 1793 के बाद की जो स्थिति है उसके बाद जो भी अधिनियम या एक्ट पारित किए गए थे ब्रिटिश सरकार द्वारा उनमें लगभग सभी में 20-20 वर्ष का अंतर आता है। कितने वर्ष का अंतर आता है? 20-20 वर्ष का अंतर आता है। 20 वर्ष बाद जो भी 1793 के चार्टर एक्ट के बाद जो भी एक्ट प्रारंभ हुए उनमें 20 वर्ष बाद कितने वर्ष? 20 वर्ष का अंतर होता है। 20-20 वर्ष के गैप के बाद उन सभी जो एक्ट है अधिनियम उनको पारित किया गया था। ये सीधे महत्वपूर्ण था। देखिए 1793 का जो एक्ट है, जो अधिनियम था 1793 का जो अधिनियम या एक्ट चार्टर एक्ट जो पारित किया था ब्रिटिश सरकार ने, उसमें क्या था? जो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट था, उसके द्वारा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण मंडल कह सकते हैं इसको नियंत्रण मंडल, या इसको BOC ये भी कहा जाता है। यानी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई थी, उसका गठन किया गया था। उसके सदस्य और कर्मचारी थे, उसके सदस्य और कर्मचारी, उसके सदस्यों और कर्मचारियों सदस्यों और कर्मचारियों को जो वेतन या पैसा दिया जाता था, जो तनख्वाह दी जाती थी, वो कहां से दी जाने लगी? भारतीय राजस्व से। यानी कर्मचारी सदस्यों और कर्मचारियों का वेतन, इसमें जो प्रावधान किया गया था 1793 का जो रेगुलेटरी एक्ट द्वारा, 1793 का रेगुलेटरी एक्ट है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण मंडल की जो स्थापना की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, उसके सदस्य और कर्मचारी थे, उनका वेतन भारतीय राजस्व यानी भारत का जो खजाना था, भारत का जो कोष था ब्रिटिश सरकार के समय, उस भारतीय कोष से उनका वेतन दिया जाने लगा, राजस्व से दिया जाने लगा। यानी इसका यही प्रावधान था। बस इसमें बस यही चीज जोड़ी गई थी 1793 के एक्ट में। और ये जो व्यवस्था है, जो इसके द्वारा नियंत्रण मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC के जो सदस्यों का जो वेतन थे, तनख्वाह थी, वो भारतीय राजस्व यानी ब्रिटिश सरकार जब भारत पर शासन करती थी उस राजस्व से या उस खजाने से उसका वेतन दिया जाने लगा था। और ये वेतन दिए जाने की जो व्यवस्था है वो 1919 के अधिनियम, वो कब तक चलती रही? 1919। ये जो व्यवस्था थी वो कब तक चलती रही? 1919 तक इस व्यवस्था को अपनाया जाता रहा। 1919 तक उसका जो वेतन है, उनके जो कर्मचारी वगैरह थे, उनका जो वेतन है वो कहां से दिया जाता था? भारतीय राजस्व से ही दिया जाता था।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। अब आते हैं हम 1813 का चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर एक्ट, चार्टर अधिनियम। 1793 का जो चार्टर एक्ट अधिनियम था, उसके द्वारा जो व्यवस्था की गई थी, उसके जस्ट 20 वर्ष बाद, उसके कितने वर्ष बाद, 20 वर्षों बाद जो अधिनियम पास हुआ था 1813 का, 20 वर्ष बाद। यही 1793 के चार्टर एक्ट के बाद 20 वर्ष के बाद 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम पारित किया गया था। इसके जो प्रावधान थे उनके बारे में अब आपको बताएंगे कौन कौन सी चीजें थी जिसका इसमें प्रावधान किया गया। और यह एक ऐसा चार्टर था जिसके द्वारा ब्रिटिश कंपनी का जो संवैधानिक स्वरूप था, ब्रिटेन जो अंग्रेजी साम्राज्य था, उसका संवैधानिक स्वरूप पहली बार भारतीयों के सामने स्पष्ट हुआ था। भारतीयों के सामने पहली बार जो उनका संवैधानिक स्वरूप है वो स्पष्ट हुआ था 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। देखते हैं इसके जो प्रावधान थे वो कौन कौन से प्रावधान थे इसके 1813 के चार्टर एक्ट के प्रावधान में। देखिए सबसे पहला था, सबसे जो पहला प्रावधान किया गया था वो कौन सा था, देखिए सबसे पहला प्रावधान था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी में की गई थी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को की गई थी, उसका एक ही मात्र उद्देश्य था भारत में व्यापार करना, भारत में व्यापार करना और भारत से जो धन वगैरह था उसको अपने पास, अपने देश को ले जाना, जितना भी हो सके भारत से लाभ कमाना, यानी पैसा कमाना उनका मुख्य उद्देश्य था। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अधिकार दिए गए थे पहले 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार, भारतीय व्यापार, भारतीय या भारतीय व्यापार एक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी कंपनी का, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसका भारतीय व्यापारिक एकाधिकार, यानी भारत के साथ व्यापार का जो उसका एकाधिकार था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी यहाँ पर भारत में व्यापार नहीं करेगा। व्यापार के संपूर्ण अधिकार थे किसके पास थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में थे। किसके पास में थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में थे। परंतु 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया, यानी भारत में जो व्यापार करने का एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो व्यापारी था ब्रिटेन का, कोई भी व्यापारी या कोई भी व्यक्ति आकर के भारत में व्यापार कर सकता था, भारत में आकर के व्यापार कर सकता था, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का उस पर कोई एकाधिकार नहीं था। पहला प्रावधान तो ये था, ठीक है। दूसरा प्रावधान देखिए, दूसरी बात, दो चीजें थी जिनके साथ कंपनी को व्यापार का अधिकार रहा, चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार। यानी ये दो चीजें ऐसी थी, चाय का व्यापार, यानी चाय का जो व्यापार करना था, और चीन के साथ व्यापार का जो अधिकार था, एकाधिकार को किसके पास रहा, चीन के पास। एकाधिकार चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बना रहा। चाय व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार कंपनी का बना रहा।
यानी ये दो प्रावधान तो ये हो गए, यानी चाय का जो व्यापार करना था उसका उस पर एक अधिकार और चीन के साथ व्यापार पर एक अधिकार किसका रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रहा। यह एकाधिकार किसी को नहीं सौंपा है। इसके बारे में कोई भी जो व्यक्ति था, विदेश व्यापारी थे, ब्रिटेन के व्यापारी आकर के इस पर चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकते थे। इस पे इसके साथ जो व्यापार करना था, चाय का जो व्यापार करना था, लेन देन का था, और चीन के साथ व्यापार का जो अधिकार था वो किसको प्राप्त रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही प्राप्त रहा। किसे प्राप्त रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये एक अधिकार उसको समाप्त नहीं किया गया था। ये दो चीजें ऐसी थी, यानी दो दो चीजें, चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रखा गया। ब्रिटेन सरकार के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया गया। और जो संपूर्ण अधिकार थे, यानी जो एकाधिकार था व्यापार करने का पूर्ण रूप से, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है उसमें से चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यापारी ब्रिटेन का आकर के यहाँ पर व्यापार कर सकता था। ये एकाधिकार चीन का, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार है, वो यहाँ पर इसमें अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसका अगला जो प्रावधान है, यानी 1813 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट के अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन जो सरकार थी, यानी अंग्रेजी साम्राज्य था, अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति, अंग्रेजी साम्राज्य की जो संवैधानिक स्थिति थी वो भारतीयों के सामने पहली बार स्पष्ट हुई। किस एक्ट के द्वारा हुई थी स्पष्ट, पहली बार स्पष्ट हुई थी। यानी अंग्रेजी जो साम्राज्य था, ब्रिटेन का जो साम्राज्य था, उसकी जो संवैधानिक स्थिति थी, उसका जो संवैधानिक स्वरूप था, भारतीयों के सामने पहली बार कब स्पष्ट हुआ था, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति भारतीयों के सामने स्पष्ट हुई थी। किस एक्ट में, 1813 के चार्टर एक्ट में। क्योंकि संवैधानिक स्थिति का मतलब था जो ब्रिटिश सरकार थी, यानी संसद थी, वह जो ब्रिटेन में कार्य करती थी, उसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार वगैरह थे वो समाप्त किए थे। इसलिए उसकी संवैधानिक स्थिति है, संविधान का जो वास्तविक स्वरूप था, ब्रिटेन से शासन किया जाता था, ब्रिटेन का जो शासन था, उसी के बारे में यहाँ पर जो प्रावधान किए उससे संवैधानिक स्वरूप का पता चलता था। देखिए चौथा प्रावधान था 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए की धनराशि, 1,00,000 रुपए की जो धनराशि थी, 1,00,000 रुपए की धनराशि अलग से, इसका जो बजट था, यानी इसमें जो बजट था उसमें 1,00,000 रुपए की जो धनराशि अलग से शिक्षा के लिए रखे जाने का प्रावधान किया गया। यानी अलग से शिक्षा के लिए, के खर्च के लिए, यानी शिक्षा पर उसका अलग से खर्च किया जाएगा, उसके लिए इसमें प्रावधान किया गया था। 1,00,000 रुपए की जो धनराशि है वो अलग से, यानी भारत में जो शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, शिक्षा पर व्यय करने के लिए उस धनराशि का उपयोग किया जाएगा। 1,00,000 रुपए की जो धनराशि थी उसे अलग से रखा गया था, यानी अलग से शिक्षा के व्यय के लिए उसको रखा गया। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था शिक्षा पर व्यय करना, इससे क्या था, भारतीय इस राशि का उपयोग भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने और भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने, साथ साथ भारत में शिक्षा का प्रसार
भारत में शिक्षा का प्रसार और पुनरुत्थान करना, प्रसार और पुनरुत्थान करना, प्रसार व पुनरुत्थान। इसका जो राशि थी उसका उपयोग करने का यही प्रावधान था, जिसका जो व्यय अतिरिक्त जो राशि थी उसका शिक्षा पर व्यय किया जाएगा, जिससे भारतीय जो विद्वान थे उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा और साथ साथ भारत में शिक्षा का प्रसार और पुनरुत्थान किया जा सकेगा। लेकिन इस बजट के साथ इस धनराशि का उपयोग कुछ समय बाद ही इसका उपयोग होने लगा। ये जो नियम था उसका उपयोग कुछ समय बाद होने लगा था। इसका उपयोग कुछ समय बाद है, कुछ महीने कुछ साल लगे थे, उसके बाद ये प्रावधान जो धनराशि अलग से रखी जाती है उसका उपयोग होने लगा था भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए। इनका उद्देश्य यही था कि भारतवासी ये नहीं समझे कि ब्रिटिश सरकार भारतवासियों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, इसीलिए भारत में शिक्षा को प्रसार करने और भारतीयों में कुछ समझ विकसित करने, जिससे वो खुद फायदा उठा सके, खुद लाभ ले सके, ताकि भारतवासी कुछ शिक्षित हो और उनके काम आ सके। यही उसका मुख्य उद्देश्य था। और भारतवासी ये नहीं समझे ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कुछ नहीं कर रही है, इसीलिए इस धनराशि को अलग से बजट में शामिल किया गया था। ये अगला प्रावधान, अंतिम और लास्ट जो प्रावधान था 1813 के चार्टर एक्ट का, वो देखिए वो क्या था, ब्रिटिश या ईसाई, क्योंकि ब्रिटेन में कौन सा धर्म माना जाता था, अधिकांश ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। तो ईसाई मिशनरियों को या धर्म प्रचारकों को ईसाई मिशनरी कह सकते हैं या उन्हें कह सकते हैं धर्म प्रचारक। ईसाई मिशनरियों या धर्म प्रचारकों को, ईसाई मिशनरियों या धर्म प्रचारकों को भारत में, ईसाई मिशनरियों या धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई। इस एक्ट का अंतिम जो प्रावधान है, ईसाई मिशनरी थे जो धर्म प्रचारक थे, ईसाई धर्म को मानने वाले, उनको भारत में धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति दी गई थी। किस एक्ट के द्वारा दी गई थी? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1813 के चार्टर एक्ट के अध्ययन के द्वारा इनको धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। यही इसके अधिकांशतः प्रावधान, इनको अधिकांशतः कई एग्जामों में पूछा जाता है, आरपीएससी, आरएस, आरपीएससी, यूपीएससी वगैरह एग्जाम है, उनमें अधिकांशतः कई बार इसके जो प्रावधान है उनमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए। इसीलिए आपको इन दोनों चार्टर जो अध्ययन है उनको अच्छी तरह से याद कर लेना है। आज की जो क्लास है हमारी यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।